दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। रचना एक ऐसी लड़की जिसका एक बहुत बड़ा सपना है, सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी बनने का सपना। और ये है रचना जो एक बहुत ही बड़ा संघर्ष करने के बाद अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँची हैं। उसने सपना तो बड़ा देखा है, लेकिन सपने देखने के लिए उसके पास उसकी खुद की आंखें ही नहीं हैं, वो देख नहीं सकती। तो दोस्तों, आज उसी रचना को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। और जो जो ये वीडियो देखें, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि सरकार तक इस बात को पहुँचाएं। इतने बड़े बड़े NGO जो खोले बैठे हैं लोग, उन तक इस बात को पहुँचाएं ताकि रचना की मदद हो सके। आओ अब रचना के पास चलते हैं, चलिए। बहुत बड़ा और पुराना गांव है दोस्तों, और अब मैं धीरे धीरे रचना के घर की तरफ बढ़ ही रहा हूँ। और ये देखिए, ये पुराने पत्थरों से बने हुए घर और ये दरवाजे। जर्जर पड़े पुराने घर, ये हवेलियाँ। और बस अब मैं चंद मिनटों में ही रचना के घर पहुंचने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इस लड़की की हेल्प करना है ताकि ये जीवन में कुछ कर पाए और आगे बढ़ सके। बस अब बहुत जल्दी मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी छोटी छोटी आंखों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, लेकिन बंद आंखों से उसने सपने तो देखे हैं, लेकिन सपने देखने के लिए उसके पास अपनी आंखें नहीं हैं। और दोस्तों, ये अब रचना का घर आने ही वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है रचना का घर। ये है हमारी रचना का घर, वो सपनों का घर जहाँ उसने न जाने कितने सपने देखे हैं। आंगन में केले का पेड़, फूल पत्तियाँ। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारी रचना की आवाज़ पहुंच सके और रचना जैसी अनेक लड़कियों की मदद हो सके। मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों और अपनी ज़िंदगी को किसी से कम ना समझे, कम अपने हार ना माने, लोग आगे बढ़ें। तो रचना जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल। अच्छा रचना, मैं एक आज आपके साथ मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक आप जैसी साहसी लड़की के साथ अपना इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ। और मैं सबसे पहले आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में हम 8 हैं जी। 8 जैसे मम्मी पापा और 6 हम बहनें। बड़ी बहन मेरी है जो, उनकी शादी हो गई है जी, तो अब 7 ही हैं। और बड़ी बहन के बाद मैं हूँ और मेरे से छोटी 4 और हैं। आपसे छोटी 4 बहनें और हैं? 4 बहनें और हैं। तो अभी जो सभी की पढ़ाई जारी है या? हाँ, सभी की पढ़ाई जारी है। बड़ी सिस्टर, उनकी शादी हो गई लेकिन अब उन्होंने B.Ed कंप्लीट की है। जी। तो आपके पापा के बारे में कुछ बताएंगे? आपके पापा क्या करते हैं? हाँ, पापा सब्जी बेचते हैं। पहले तो जैसे साइकिल पर आसपास के गांव में बेचते थे, लेकिन अब हेल्थ ठीक ना रहने के कारण यहीं गांव में ही ऑन रोड उन्होंने अपनी सब्जी या फल जो भी लाते हैं वो रख रखा है। ये है रचना के पापा की दुकान और ये है रचना के पापा जो फुटपाथ पर बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये रोड है। तो आपको यहाँ से घर चलाने के लिए कितनी आमदनी हर रोज हो जाती है? तो 100-150 रुपए में 6 बेटियों का खर्च कैसे चल पाता है? कमाई है आपकी मम्मी क्या करती हैं? हाँ, मम्मी घर का काम करती हैं,
जैसे, और मेरे साथ कहीं भी बाहर जाना हो या मेरी छोटी बहनों के साथ कहीं भी बाहर जाना हो, बाहर का कोई भी काम हो, वो मम्मी साथ जाकर करती है। तो मम्मी हाउस वाइफ है और लेकिन केयर टेकर भी करती है। केयर टेकर भी हाँ। है, तो मतलब घर आपकी के अंदर तो है लेकिन बाहर भी हर जगह मेरे साथ तो हर जगह ही जाती हैं, लेकिन छोटी बहनों के साथ भी चाहे डॉक्टर के पास ही क्यों ना जाना पड़े तो वहाँ पर भी मम्मी ही जाती तो एक फिल्म का डायलॉग है कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। है। और ये बिल्कुल सच है कि आपकी माँ आपके लिए सबसे बड़ा योद्धा है, जो आपके कदम कदम पे आपका साथ दे रही है। बहनें क्या क्या करती हैं, उनके नाम क्या हैं? सबसे बड़ी है प्रीति, उन्होंने अब की बार बीएड कंप्लीट किया है। जी। और उसके बाद हूँ मैं रचना, मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से अब ग्रेजुएशन की है। 2017 में मैंने यहीं से गांव के स्कूल से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास की थी। फिर मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया आर.के. पुरम सेक्टर 5 दिल्ली से। जी। फिर 2018 में मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड में एडमिशन लिया और अब जुलाई में ही मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। जी। और मेरे से छोटी हैं वो खुशबू है, उन्होंने भी गांव के स्कूल से पढ़ाई की है और वो अब दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब 2nd ईयर में हो चुकी है। जी। और उससे छोटी है अंतिमा, जिन्होंने अब की बार 12th पास की है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। जी। हाँ, और उससे छोटी है मोनिका, वो अब 12th में है। और जो सबसे छोटी है वो सिमरन है, वो अब 8th क्लास में तो है। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ, सभी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ रही हैं। जी। और 8वीं तक यहाँ गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में पढ़े हैं। जी। और जो सबसे छोटी है वो अब 2 साल से यहाँ सर्वोदय स्कूल जो है प्राइवेट, जी, उसमें पढ़ रही है सबसे छोटी, जो 8th क्लास में। अब मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से जीवन के साथ लड़ाई लड़के और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि हर मुसीबतों से आप लड़ सकें, वो मतलब सैल्यूट के काबिल है। आपकी आंखें हैं वो बचपन से ही ऐसे रही या फिर कोई हादसा, या कैसे आपकी आंखें चली गई? नहीं, बचपन से नहीं, मैं 8th क्लास तक जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ी हूँ। हाँ। वहाँ पढ़ी हूँ 8th क्लास तक। 8th के एग्ज़ाम होने के बाद मेरे को फीवर हुआ था, बुखार हुआ था। जी। फिर मेरे को टाइफाइड हुआ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को उल्टियाँ बहुत होती थी। जी। तो काफ़ी जगह चेक कराया तो भी कुछ सुधार नहीं हुआ। जी। बहुत जगह से दवाइयाँ ली, फिर पीजीआई में हमने टेस्ट वगैरह करवाया, एक्सरा खून टेस्ट, तो वहाँ उन्होंने टीबी बताई थी। जी। तो वहाँ पीजीआई से मेरा 3 जुलाई 2013 में इलाज चला था। जी। और अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरे को दिखना बंद हो गया था। जी। वो टीबी की दवाइयाँ ले रही थी, वो हफ्ते में 3 दिन लेनी होती थी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जी। तो ये इलाज गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा था या आप अपने उससे? नहीं, पीजीआई से तो जैसे चला था, फिर पीजीआई ने यहाँ पीएचसी है जैसे हमारे गांव में, जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ से हर हफ्ते में 3 दिन जैसे बताया, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वहाँ से एक पत्ता लेके आना पड़ता था। जी। उसमें 7 गोलियाँ होती थी सारे, हाँ 7 या 9 ऐसे ही, अब तो पता नहीं क्योंकि 8 साल हो गए। तो वो वहाँ से चली थी, वो 6 महीने का कोर्स था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही धीरे धीरे दिखना बंद हो गया। जी। वो दवाइयाँ लेने से वो ज़्यादा हाई डोज की थी। बाद में जैसे नवंबर में हमने चेक करवाया पीजीआई में ही, एक्सरे या एमआरआई करा के, तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आपको ज़्यादा हाई डोज दी गई थी, जिसके कारण आपकी आंखों की रोशनी चली गई। ओह शिट। तो रचना जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने 8th में आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो आपकी रोशनी चली जाने के बाद
आपने फिर से पढ़ने का जो जज्बा था वो कैसे आप में आया? क्योंकि आपके लिए तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई थी, क्योंकि हाँ। 8th से पहले तो आप सब कुछ देख सकती थी, रीड कर सकती थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन आपके लिए तो फिर से एक नया चैलेंज सामने आके खड़ा हो गया था कि बिल्कुल ज़ीरो से आपने फिर से स्टार्ट किया। और किस तरीके से इस कंडीशन को आपने मतलब हरा के और हार के ऊपर जीत प्राप्त की? कैसे मतलब आपने पढ़ने का मन बनाया और कैसे इन समस्याओं से लड़े आप? 8th के बाद जैसे एडमिशन करा दिया था 9th क्लास में मेरी बड़ी सिस्टर ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, क्योंकि वो वहाँ तब +1 में थी और उनका भी जो कहते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी, वो सबसे ज़्यादा वही थी। तो उन्होंने एडमिशन करा दिया और बोल दिया कि सर अभी मेरी बहन की हेल्थ ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगी तो वो आएगी। फिर उसके बाद जैसे ही टैबलेट ली तो दिखना बंद हो गया। फिर 9th के तो एग्ज़ाम मेरी सिस्टर ने ही दे दिए जी। हाँ, तो फिर 10th में हुए तो उसी स्कूल में राम भगत सर थे जो मतलब ब्लाइंड टीचर थे हिस्ट्री के। उन्होंने पानीपत के लिए सुझाव दिया घर वालों ने, और घर वाले तो बिल्कुल पढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे जी। तो मेरे ताऊ के लड़के हैं भाई जयदीप और उनकी सिस्टर है निशा, उन्होंने मम्मी को बोला कि आप पढ़ाओ इसको, ऐसे घर पर ना बैठाओ, ये पढ़ेगी तो कुछ करेगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उस टाइम पे तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि भाई 12वीं करके या जैसे भी इसको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, फिर ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। फिर मम्मी ने सोचा, फिर हम एडमिशन के लिए गए तो वहाँ काफ़ी मुश्किल हुई स्कूल में। कैसे मुश्किलें? जैसे कि बोले कि आप ब्लाइंड हो तो ब्लाइंड ही स्कूल में जाओ, नॉर्मल स्कूल में आप नहीं कर पाओगे अच्छे ये से। खुद टीचर ने कहा? हाँ, टीचर ने कहा, जो राम भगत सर थे उसी स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि आप पानीपत जाओ। उस टाइम पे मेरी दवाइयाँ चल रही थी जी। तो पीजीआई वाले श्याम को फोन करते थे मेरे नाना जी के पास। तो इसका मतलब क्या एक ब्लाइंड इंसान एक नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता? उसको भी तो जीने का अधिकार है। क्या है मतलब ये अगर दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए, अगर शिक्षा देने वाले लोग ही अगर जो ये फर्क करेंगे इंसान में, तो हिम्मत तो वैसे ही टूट जाएगी, और हिम्मत तो आपकी भी टूटी होगी उस समय। हाँ, उस टाइम पे तो काफ़ी मतलब वहाँ काफ़ी दुख पहुँचा था कि मतलब मैं यहाँ क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि पीजीआई से शाम को मेरे नाना जी लेके जाते थे मेरे को मेडिकल में, क्यों मम्मी ले जाए तो फिर घर पर छोटी बहनें थी, उनके पास भी कोई रहे, तो इस करके मेरे नाना जी लेके जाते थे। तो वो शाम को फ़ोन करते थे और सुबह हमें रोहतक जाना होता था, तो पानीपत से ये सब संभव नहीं था, तो हमने मना किया। तो यहाँ 5वीं क्लास के तक स्कूल में एक मेरे मामा जी के गांव से आते थे अजय सर, वो मम्मी के भाई थे पड़ोस में, तो उनको लेके गए हम स्कूल में। और वहीं पर स्कूल में जो कल्चर एक्टिविटी भी कराते और स्पेशल टीचर थे, एक अरविंद सर वो ब्लाइंड के थे, और एक परवीन चौहान सर वो मतलब जो मेंटली जो होते हैं उनके लिए थे। तो उनको लेके भी गए प्रिंसिपल के पास, और वो भी, और मेरी बड़ी सिस्टर और मम्मी गई। तो उन्होंने कहा, फिर राम भगत सर को बुलाया तो उन प्रिंसिपल ने कहा कि भैया पानीपत कराओ इसका, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कैसे क्या पढ़ेगी, और वहाँ इसके लिए दी बेस्ट है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो तब काफ़ी ये हुआ था कि अब पानीपत में जा नहीं सकती, और यहाँ मेरा एडमिशन तो आपके तो सपने एकदम से अचानक बिखर गए होंगे? हाँ, पढ़ने का सोचा था तो वो भी ये हो गया कि नहीं, अब नहीं पढ़ पाऊंगे। तो फिर मैंने मिडिल स्कूल में मैं 8वीं तक मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ रहा है जी। मेरी क्लास में कभी कोई पोजीशन नहीं आई, लेकिन एक सब्जेक्ट में आती थी मैथ में सेकंड थर्ड यही आती थी। मेरा तो मैथ वैसे काफी वीक रहा है। नहीं, मेरा 8th क्लास तक सिर्फ मैथ ही अच्छा था जी। और फिर उन मैम से मिले तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया एक बार तो कि बेटे आप वहाँ जाओ। फिर मैंने मैम को बताया कि मैम मेरे को पानीपत अगर चली गई तो रोहतक से डॉक्टर बुलाएंगे, तो वहाँ कैसे जाऊंगी। और उस टाइम पे डॉक्टरों ने ये भी नहीं कहा था कि आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती जी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये कहा था हाँ आप ट्रीटमेंट करते रहिए हो जाएंगी ठीक है जी। तो फिर मैम ने बात की प्रिंसिपल सर से, शिव कुमार प्रिंसिपल सर थे, उनसे कहा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की रही है और इनकी बड़ी सिस्टर भी मेरे पास से पढ़ के गई है,
तो ये कर लेगी मैनेज। और ये तो है नहीं कि भाई इनको कभी दिखाई नहीं दे सकता, तो इनको दिखाई देगा तो वहाँ पर फिर कैसे, और एकदम ब्रेल लिपि कैसे सीखेगी 10th क्लास में, और वहाँ जाके 7th 8th में लेंगे तो काफी लॉस होगा। तो तब जाके मतलब हाँ, तब आपने जाके फिर बोले कि ठीक है हम एडमिशन कर लेंगे, तब एडमिशन जाके मिला। तो हाँ, अभी मेरा 5 आपने मई को हुआ था। जी, अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक कर चुके हैं? आपका मतलब क्या पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है आपकी? अभी मेरी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई है। कॉलेज तक आप पहुँचे हैं, तो लेकिन आप क्या एग्जाम कैसे देते हैं आप? मैं एग्जाम, मेरे को स्कूल में मेरे टीचर लेके आते थे 10th और 12th में परमिशन भिवानी बोर्ड से जूनियर राइटर की, और अब कॉलेज में भी मेरे को जूनियर राइटर की मैं परमिशन लेती थी अपने डिपार्टमेंट से। उसके बाद मैं एग्जाम देती थी। मेरे से एक क्लास छोटा होता था जी। जो भी जिस भी क्लास का मैं एग्जाम दे रही हूँ वो क्वेश्चन बताते थे, मैं उनको बताती थी, वो वैसा लिखते थे। ओके। और दूसरी बात, फिर आप पढ़ाई कैसे करती, क्योंकि आप देख नहीं पाती अक्षर वगैरह किताबें, और वो कैसे पढ़ाई कैसे करती आप? 12वीं तक तो जैसे टीचर करते थे, फोन पर पढ़ा देते थे। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग वगैरह का इतना कुछ था नहीं, तो और घर पर मेरी बहनें पढ़ा देती थी मेरे को जी। और यूनिवर्सिटी में फिर मेरे को डिपार्टमेंट से कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, बस एक ही टीचर ने दी, बाकी किसी ने नहीं दी। और फिर उसके बाद मेरे को क्लासमेट पढ़ाता था फोन पर। ये अब आपने फोटो भेजी? हाँ, ये मैंने भेजे। हाँ। क्या बात है, ये देखिए रचना, फोन चलाना सब। ये आपके नंबर सेव नहीं है तो? ये सेव नहीं है मेरे नंबर, तो अगर सेव नहीं है तो बता सकते हैं कौन से नंबर है? हाँ, नंबर 810 8104 6 6 0 0 1 5 6 6। जी, बिल्कुल सही रचना। आपका जो अंदाज़ा है वो बहुत ही मतलब रियल में मतलब सैल्यूट करने का दिल करता है आपको। इनको पेपर देने के लिए मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, इन्होंने रिकॉर्डिंग सुन के, ऑडियो के ऊपर ही सुन के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ऐसा ही ना? हाँ, और फर्स्ट ईयर में तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में मैं मेरी क्लास की 4th टॉपर थी। 4th टॉपर थी, और ये बहुत ही स्टूडेंट में से 4th थी मेरी। ये बहुत गर्व की बात है। और आप हिंदी मीडियम में मैं फर्स्ट थी। मेरे से 3 जो थी वो इंग्लिश मीडियम की थी तीनों, और हिंदी मीडियम में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी जी। और क्लास में देखा जाए तो 4th सेमेस्टर में फिर कोरोना के कारण प्रमोट कर दिया गया। हालांकि उसमें जो नंबर आए उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई जी। लेकिन 5th सेमेस्टर में भी जो नंबर आए वो 72.75 है जी। अब की बार मेरी 5th रैंक है क्लास में। ये बहुत अच्छी बात है। रचना, आपसे मिलकर रियल में बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि एक बार आप सलमान खान से भी मिले थे सुल्तान फिल्म के सेट पर, हाँ, तो सलमान खान ने आपको आश्वासन दिया था कि वे आपकी आंखों की रोशनी हाँ दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। वो जब सलमान खान से मिलने के लिए नाना जी गए थे रचना के साथ हैं, तो ये कौन सी फिल्म के सेट पे गए थे? सुल्तान फिल्म के? कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो फिर कितने टाइम मिलने का मौका मिला सलमान खान से? 1.5-2 घंटे मिलने का मौका मिला। बताएंगे विस्तार से क्या कैसे? मैं 11th क्लास में थी तब मेरे को किसी बताया कि गोकुलगढ़ रेवाड़ी के पास है। हाँ, गोकुलगढ़ है रेवाड़ी हाँ, के पास। वहाँ सुल्तान मूवी की शूटिंग करने आ रहे हैं सलमान खान, आप वहाँ उनसे मिलिए, वो काफी हेल्प करते हैं, एनजीओ भी चलाते हैं। हाँ, उनका बीइंग वुमेन के नाम से बहुत बड़ा एनजीओ है जिसमें वो गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की काफी मदद करते हैं। तो मेरे को बताया तो मेरे को लगा कि एक बार वहाँ जाके मिलना चाहिए। अगर मेरी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये पता चल गया था कि मेरी आंखों की इंडिया में तो कहीं पॉसिबल है नहीं इलाज, क्योंकि एम्स में भी दिखाया और चेन्नई के डॉक्टरों से भी दिखाया, तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। अगर अदर कंट्री में होगा तो उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए, वो है नहीं। तो इसी पर्पज से मिली थी, तो उनसे मिले हम, मैं, मेरे नाना जी गए थे और साथ में जिन्होंने बताया था वो गए थे।
तो फिर सलमान खान सर से आपको मिलने के लिए कितना टाइम मिला? 1.5 से 2 घंटे मिले, आमने सामने बैठे, अच्छे से बातें की। व्यवहार देखकर मतलब काफी अच्छा लगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होके भी मतलब इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो आपकी एक उम्मीद जागे कि शायद हाँ, मेरी आंखें फिर से वापस आ सकती हैं। आंखें आ सकती हैं वर्ल्ड में कहीं, या फिर अगर आंखें नहीं आएंगी तो मेरे को स्टडी में सपोर्ट करेंगे जी। अगर फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई स्टडी में तो वो मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो सलमान खान सर ने फिर आपका कुछ पढ़ाई में या आंखों की रोशनी को वापस लाने में कोई सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर के पास आप अपनी रिपोर्ट भेज देना। उन्होंने मेरे नंबर लिए थे मेरे नाना जी के जी। तो और उन्होंने डॉक्टर के पास भेज दिया। जो साथ में गए हुए थे उनके पास कॉल आया और उनसे फिर कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा सलमान खान सर से फिर कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही उन्होंने कोई करने की कोशिश की। फिर 2018 में ये दिल्ली में भी आए बता रहे थे जी। तो मेरे मौसी के लड़के हैं भाई रोहित, उन्होंने बताया कि आप यहाँ जाओ, हम मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, वहाँ मिल ही नहीं सके। हाँ, वहाँ अंदर एंट्री ही नहीं करने दिया। तो मैसेज तो गया होगा आपका कि मिलने आए हैं उनसे सलमान खान अब सर ये से? नहीं पता क्योंकि फोटो वगैरह हमने उस टाइम पे सलमान खान से जब मैं मिली थी गोकुलगढ़ में, मैं एक फोटोग्राफर भी अपना साथ लेके गई हुई थी तो फोटो भी खींची थी। तो वो फोटो भी लेके गए थे हम वहाँ पे कि इन फोटो को ही देखकर कोई सिक्योरिटी या कोई बड़ा अधिकारी मिलने दे। ये इंटरव्यू जरूर सलमान खान सर तक जरूर पहुंचेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भी किया, साक्षी मलिक से भी मिले कि सलमान खान से कैसे ही कांटेक्ट हो जाए। तो साक्षी मलिक ने भी आश्वासन दिया कि हाँ चलो मैं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मेडल जीता था जी। तो साक्षी मलिक ने फिर कोई नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। नहीं, 2016 में उनके घर पर मिले, 2-3 बार गए, लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उनसे फिर डायरेक्ट बात नहीं हुई, उनके भाई मम्मी पापा बोले कि करवाएंगे, फिर लेकिन वहाँ भी नाकामयाबी हाथ लगी। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ गीता और बबीता की शादी में वो आ रहे आमिर खान, हाँ। वहाँ गए, पहले उनसे बातें की गीता बबीता से, फिर कहा कि मिलवाना, वो बोले हाँ मिलवाते हैं। फिर बाद में जैसे ही आए थे तो वो चले गए, हम उनसे भी नहीं मिल पाए। तो गीता और बबीता ने भी कोई हेल्प नहीं किया आपकी? नहीं जी। मैंने जहाँ तक सलमान खान सर के बारे में सुना है और जहाँ तक उनके बारे में मतलब हर किसी से सुना है कि सलमान खान सर का बहुत ही हेल्पफुल नेचर है। वो कभी भी मतलब किसी की हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो उसकी हेल्प करते हैं, पीछे नहीं हटते। और आपके पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो टीचर आपको सलमान खान सर के पास लेकर गए थे उन्होंने आपको जरिया बनाया ताकि वो अपने ट्रस्ट के लिए सलमान खान सर से पैसा ऐंठ सकें। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आप ही पब्लिक को बताएंगी कि सलमान खान सर की हेल्प आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सलमान खान सर ने आपसे वादा किया था और वो वादा अपना कभी नहीं तोड़ते। क्या हुआ कि सलमान खान सर की मदद आप तक नहीं पहुंच पाई? वो एक मास्टर का पास था जी नंबर जी, उसने वो नंबर नहीं दिए जी, उसके कारण नहीं पहुंच पाए। ओहो, मतलब सलमान खान सर ने तो फोन भी किया था और सलमान खान सर की मदद भी आप तक पहुंचती, लेकिन जो टीचर था बीच में उसने डायरेक्ट आपके सलमान खान सर से लिंक नहीं होने दिए और ना ही सलमान खान सर के दिए हुए जो डॉक्टर थे उनके नंबर आप तक पहुंचाए। तो उसकी वजह से मतलब जो रचना है उसकी आंखों की रोशनी नहीं आ पाई, वरना सलमान खान तो ऐसे हैं जो हमेशा हर किसी की मदद करते हैं। मैं ज़रूर ये बात आपकी सलमान खान सर तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इसके बारे में मुझे बताएं, क्या टीचर ने आपके साथ धोखा किया है? हाँ, ये बात तो सच है, जैसे मेरे पापा ने बताया जी। और वो टीचर ही आए थे घर पर कि आप ऐसे ऐसे सलमान खान से मिले, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तो वो मेरे को लेके गए थे तो सलमान खान ने डॉक्टर के पास भेजने के लिए नंबर मांगे थे, कॉन्टैक्ट नंबर जी। तो मैंने मेरे नाना जी का दिया, दूसरा एक और कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो वो टीचर ने अपने नंबर दे दिए। मैंने सोचा कोई नहीं, टीचर भी अपना एक नंबर दे देगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मेरे नाना जी के पास कोई कॉल या मैसेज आया होगा तो उनको पता नहीं चला, तो टीचर के पास आया डॉक्टर का कॉल, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह मांगी। तो हम पीजीआई से मेरा इलाज चला था आंखों का, तो हम वही जाके हमने जैसे रिपोर्ट डॉक्टर ने मांगे हम वैसे बनवा के लाए। फिर हमने
टीचर को कहा कि आप डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, एक बार मैं भी बात कर लूँ और फिर हम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट मेरे को दे दो, मैं आपसे बात मतलब नहीं करूंगा। मेन चीज ये थी कि हाँ, उन्होंने उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया हाँ। सलमान खान सर के नंबर आपको देने हाँ, के लिए। डॉक्टर के नंबर देने से मना कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या था? मतलब इसके पीछे रीजन यही था, वो हमारे साथ मिलने गया था, तब वो अपने माँ की कोई तस्वीर लेके गया था और सलमान खान सर से बोला था कि मैं एक चैरिटी खोलना चाहता हूँ। जी, मतलब फाइनेंस चाहता था कि सलमान खान की वैसे बहुत सारी चैरिटी हैं, तो इस करके वो चाहता था कि सलमान खान सर से मेरे को भी कुछ पैसे मिले जिससे मैं संस्था अपनी माँ के नाम से खोल सकूं। ओके, मतलब वो सिर्फ आपको जरिया हाँ, बनाकर मेरे सलमान जरिए खान सर वो से। सलमान खान सर तक पहुंचा। ओके। और पीजीआई में डॉक्टरों ने भी कहा कि आप हमारी डॉक्टर से बात करा दो, उसको हम पीजीआई में भी लेके गए थे। लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। हाँ, उन्होंने उन डॉक्टरों से भी बात नहीं करवाई। जी, डॉक्टर से। तो इसका मतलब अब साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि सलमान खान सर ने तो रचना की हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था और उनका फोन भी आया टीचर को, लेकिन टीचर ने सलमान खान सर से मतलब रचना को मिलने ही नहीं दिया और ना ही रचना को उनके नंबर दिए गए, क्योंकि टीचर ने खुद रचना को इस्तेमाल करके और सलमान खान सर से पैसा ऐंठने की स्कीम बना रखी थी, जो नाकामयाब हुई। इस टीचर के दोगलेपन की वजह से आज रचना देख नहीं पा रही और ना ही सलमान खान सर की मदद रचना तक पहुंच पाई। तो यही असली वजह है जो रचना तक सलमान खान सर की हेल्प पहुंच नहीं पाई, क्योंकि सलमान खान सर तो एक बार जो ठान लेते हैं किसी की हेल्प करने की तो वो ज़रूर करते हैं। तो सलमान सर जैसे भी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने की, पांचाली मैम के पास भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, रणदीप हुड्डा सर के पास भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सर जैसे भी आपको ये वीडियो मिले तो प्लीज़ इस बच्चे की हेल्प कीजिए ताकि ये शिक्षित हो सके और इसकी आंखें अगर वापस आ सके तो ये आपको बहुत बड़ा आभार होगा। मैंने सुना कि कैप्टन अभिमन्यु से भी एक बार आप मिले थे और उन्होंने भी आपकी आंखों को मतलब वापस दिलाने के लिए आश्वासन दिया था और आप गए भी थे शायद। हाँ। जी, वो मेरी सिस्टर ने किरान कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की जी है, तो वो वहाँ पढ़ती थी, तो उनको पता चला कि कैप्टन अभिमन्यु कॉलेज में आ रहे हैं। अगस्त के टाइम की बात है जी, जुलाई अगस्त में, तो 2017 की बातें हैं। तो उन्होंने बताया, फिर हमने सोचा कि एक बार चलना चाहिए, जाने क्या पता भाई बहुत कुछ हो भी जाए। तो हम वहाँ गए, उनसे मिले, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही बात हुई थी जी। वो रास्ते में ही मिले हमको, प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहे थे तब वहाँ मिले। हमने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने अपने पीए के नंबर दिए जी और कहा कि आप इन पे कॉल करना, तो आपकी आंखों के लिए इलाज जहाँ भी होगा हम कराएंगे। जी। तो कॉल किया तो उन्होंने यहाँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में है डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट। ये बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक? हाँ, रोहतक। तो फिर आप ये बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी गए? हाँ, तो वहाँ जाने के बाद फिर से शायद कुछ आगे है। तो वहाँ जाने के बाद फिर क्या हुआ? वहाँ गए तो पहली बार तो मेरे नाना जी के साथ गई थी मैं जी। तो वहाँ उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी और कुछ टेस्ट कराया। तो वहाँ 2000 का खर्चा हुआ हमारा जी। तो वो हमें अपनी गोद से देने पड़े। लेकिन बुलाया तो फिर कैप्टन अभिमन्यु ने था, फिर वो तो उन्होंने तब ये कहा था वहाँ जाओ, लेकिन ना तो हमने पूछा कि दवाइयों का खर्चा कौन देगा। हमने सोचा वो आ रहे होंगे, किसी को तो भेज रहे होंगे जी। हमने पूछना ठीक नहीं समझा। उन्होंने दवाइयाँ दी, तब रुपए बताए, वो तो नाना जी लेके गए हुए थे तो दे दिए, वरना अगर नहीं लेके गए होते तो फिर क्या, आई थिंक दवाइयाँ छोड़ के आनी पड़ती फिर तो। हाँ, वो तो छोड़ के आनी पड़ती। तो इस फिर दूसरी बार उन्होंने फिर बुलाया, फिर हम गए तो वहाँ एक टेस्ट हुआ था जी। वो काफ़ी बड़ी मशीन यहाँ पर सर पे लगा के और माथे पे भी काफ़ी पता नहीं कोई अलग ही टेस्ट हुआ था जी। तो उसकी रिपोर्ट और जो जब वो दवाइयाँ दी थी उसके पैसे अभिमन्यु उन्होंने अपने भतीजे को भेजा था, तो रोहित सिंधु को। रोहित सिंधु जो कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे हैं उनको भेजा। हाँ जी। तो उन्होंने पैसे दिए थे और जो बोले कि 1 हफ्ते के बाद आएगी इसकी रिपोर्ट, तो वो उन्होंने अपने वो लेके चले गए थे रोहित जी। मतलब सेकंड टाइम उन्होंने मतलब हाँ। पैसे पे किए। हाँ,
थी, तो फिर बाद में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बोले कि ठीक है हम कहीं और बात करते हैं, यहाँ नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कोई मेमोरी के बारे में जी। तब रोहित सिंधु भी वहाँ आए हुए थे, उस दिन की बात है। वो कुछ मेमोरी के बारे में बता रहे थे कि ऐसी कोई मेमोरी है। तो आपने कैप्टन अभिमन्यु से मिलने की कोशिश नहीं की उसके बाद में? उसके बाद में कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, फिर फ़ोन से बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं, मेरी मम्मी और मेरे नाना जी, हम तीनों उनके रोहतक में जो ऑफिस है कैप्टन अभिमन्यु का, हम वहाँ गए। वहाँ मिले, वहाँ बैठे 1.5-2 घंटे बैठे हुए, लेकिन उनका ना तो वो मिले ना वहाँ पर थे। वो रोहित सिंधु ही एक बार आए थे, बोले कि अभी आ जाते हैं, बैठ जाओ। तो मतलब 1.5-2 घंटे सिर्फ आप बैठ के ही आ गए? हाँ, बैठ लेकिन के फिर मिले वापस मिले ही आए। नहीं वो हैं? नहीं मिले। जी। रचना, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई में गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है अभी? नहीं, अभी कुछ मदद नहीं मिल रही। 12वीं क्लास तक तो मेरी फीस वगैरह माफ हुई थी, जो 10th और 12th में लगती है, लेकिन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मुझे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिलती। मेरे को जो जर्नल स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और जर्नल स्टूडेंट की जितनी फीस लगती है 7-8 हज़ार पर ईयर, उतनी लग रही है, और हॉस्टल की भी उतनी है। हाँ, ना टीचरों से सपोर्ट है मेरे को और ना गवर्नमेंट से है। तो यूनिवर्सिटी आपने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया कि सरकार आपकी मदद करे? इसके लिए मैंने काफ़ी बार एमडी यूनिवर्सिटी को रूल दिए कि यूजीसी के रूल के हिसाब से मेरी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, ये सब। तो उन्होंने कहा कि हम यूजीसी के रूल फॉलो नहीं करते जी। और फिर मैंने अब हार कर अप्रैल में मैंने यूजीसी पर मतलब एक एप्लीकेशन लगाई, किस तरह से यहाँ एमडी में नहीं हो रहा। मैं नहीं, यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी लड़कियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है जी। एक ब्लाइंड है, वो शबनम दी है, वो पीएचडी कर रही है म्यूजिक से, उनको भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं। बल्कि एक तरफ तो बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो नहीं है कितना क्या सिर्फ ये नारे सिर्फ झूठे, सिर्फ दिखावा है क्या इन नारों का? क्योंकि जब एक बेटी आंखों से देख नहीं सकती, तो मेरा मानना है दोस्तों कि सरकार को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और रचना ये कोई लिखा हुआ या रटा रटाया नहीं बोल रही, इसको कम्प्लीटली डेट तक चीज़ों की याद है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो को, रचना के दर्द को, रचना जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के दर्द को सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार नींद से जागे और ये झूठे नारे जो लगाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको सच में कार्यान्वित करे। तभी रचना और रचना जैसी कितनी लड़कियां हैं उनका उद्धार हो सकता है, तभी ये नारा सक्सेस होगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, जो भी ये सुन रहे हैं, इसको सबसे पहले तो रचना के इंटरव्यू को पूरा देखें, और दूसरी बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन बेटियों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे, उन झूठे मंत्रियों तक पहुंचे जो आश्वासन देके चले जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा भी इनको घर से देना पड़ता है। लाइफ में अभी आगे चल के बनना क्या चाहती हैं? मेरा बस एक ही एम है कि उच्च अधिकारी बनूं, और जिससे जो हमारे समाज में है, जो हरियाणा में सबसे बड़ी कमी क्या है, जो फिजिकल बच्चे हैं उनको जो सुविधा सरकार से या समाज से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, बस परिवार से ही मिलती है और किसी से भी कोई सहायता नहीं मिलती। उनके लिए कुछ जो सरकार नीतियां बनाती हैं वो नीचे तक पहुँचे, और जो जिसका सच में हकदार है उनको वो चीज़ें मिले। तो दोस्तों, रचना चाहती है कि जो रचना जैसी और लड़कियां हिम्मत हार चुकी है, सरकार उनकी मदद करे और उनको आगे बढ़ाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो भी आपका ये इंटरव्यू देख रहा है, ये मैं दुआ करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखें, अमित शाह जी भी देखें, और जो सलमान खान सर तक भी ये इंटरव्यू जाए, रणदीप हुड्डा जी भी इस इंटरव्यू को देखें, और जो हरियाणा के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, तो ये सभी इसको देखें, ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ये सच में सक्सेस हो। अगर इस तरीके से बेटियों की हेल्प नहीं कर सकते और सिर्फ झूठे नारे लगा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा? तो रचना, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो पब्लिक आपको देख रहे हैं, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? समाज को और सरकार को यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की या हर वो इंसान जिसको किसी भी तरह से फिजिकल है या उसकी परिवार की स्थिति सही नहीं है, मेरे को तो सब पता था। मेरे को गाइड करने वाले सबसे बड़े मेरे गुरु हैं, जिनको मेरे को गाइड किया है, और मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन हैं, और
यही सब है, मेरे मम्मी पापा हैं। तो मेरे को तो इन सब चीज़ों के बारे में पता था, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेरी जो भी परेशानी आई मैंने उनको डट कर सामना किया उनका। और सरकार क्या चीज़ें बच्चों के लिए करती है निर्धारित, वो उनको नहीं मिल पाता, उनके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई। MDU पर मैंने अब केस डाला कि ये चीज़ें मिलनी चाहिए, फिर भी वो नहीं दे रहे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनका क्या है, ना तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर में आती कि हमने इनके लिए ये किया, ना ही गाइडलाइन बनाकर थोपनी तो बात दूर, ना ही ये कहा जाता किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कि ये चीज़ें आप लागू कीजिए या अपने जो प्रोस्पेक्टर है उस पर डालिए। अब कोई SC ST का हो उसकी हर चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टर पर मिल जाएंगी, लेकिन हमारी कोई भी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टर में तो क्या, उनके पास रूल ही नहीं मिलेंगे। मैंने 3 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रूल नहीं है। जैसे ही मैंने केस किया तो उनके पास रूल सभी आ गए जी। तो अब कह रहे हैं कि हमने UGC के रूल फॉलो नहीं किए, हमारी खुद की एक कमिश्नरी कमेटी होती है वो रूल बनाते हैं जी। वो रूल कैसे बना सकते हैं जब गवर्नमेंट की, अगर वो संस्था गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के ही रूल फॉलो करेंगे ना। बिल्कुल। और गवर्नमेंट के द्वारा यही है, PWD एक्ट 2016 में भी ये कह रखा कि निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जो भी फिजिकल बच्चे उनको, लेकिन ऐसा सिर्फ कानून बनाया जाता है, लागू नहीं किया जाता। कथनी और करने में इतना बड़ा अंतर है भारत में कि जिसको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो आज के टाइम में नहीं मिल। माननीय प्रधानमंत्री साहब, मैं पता नहीं ये इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये PMO ऑफिस में ये इंटरव्यू ज़रूर पहुंचे और आप इस इंटरव्यू को सुने और जो भारत के अंदर ये जो कमियां हैं इन कमियों को भी दूर किया जाए ताकि इन बेटियों का भी निर्वाह हो सके और ये भी अपने जीवन में बड़े सपने देख सके, बड़े इरादे लेकर। सर, मेरे हिसाब से सपने देखने के लिए आंखें ज़रूरी नहीं, जज्बा ज़रूरी है और वो इन लड़कियों में है, लेकिन इन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की। इन्हें शिक्षा में सहयोग दीजिए ताकि ये भी आगे बढ़ सकें। और रचना से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रचना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगी तो वो काफ़ी इंस्पायर होंगे इस चीज़ से। एक बार मुझे आप अपनी लिखी हुई कविता सुनाइए। मैंने सुना आपकी लिखी हुई कविता, और मैंने एक चीज़ और भी सुनी कि 15 अगस्त के ऊपर जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसी स्कूल में आपको झंडा लहराने के लिए बुलाया गया था, तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच भी और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे को कल 15 अगस्त पर मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ मेरे उन अध्यापकों ने मेरे को बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में और मेरे से ही झंडा फहराया गया। और हमारे स्कूल से एक टीचर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, उनको स्टेट टीचर अवार्ड मिला था, उनको भी सम्मानित मैंने अपने हाथों से ही किया है। और वहाँ जाकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आज भी मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ, भले ही एडमिशन कराने के टाइम पे कितनी भी दिक्कतें आई हों, लेकिन आज भी मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है या स्कूल से जो लगाव रहा वो आज तक भी बना हुआ है। और इसी से मेरे को लगता है कि हमेशा मेरा स्कूल से लगाव, मेरे अध्यापक जिनसे मैं पढ़ी हूँ वो मेरे को हमेशा एक सभी बच्चों को अगर बताएंगे तो एक मिसाल के रूप में बताएंगे। मैंने सुना है कि आप कविता बहुत अच्छा लिखती हैं, तो कविता सुनाइए आपकी लिखी हुई। गुरु एक अनोखी जन्नत, ये गुरु, मैंने कल भी अपने स्कूल में सुनाई थी। गुरु एक अनोखी जन्नत। क्योंकि मेरे 12वीं तक मैंने पढ़ा, वो गुरु सच में ही जन्नत थे, लेकिन आगे मेरे को ऐसे गुरु ना तो मिले और उम्मीद भी नहीं है ऐसे गुरु कभी मिल पाएंगे जी। तो कुछ कविता सुनाइए आपकी जो पंक्तियां आपको याद है। ऐ खुदा गुल को गुलशन में जगह दी, फूलों को कलियों में जगह दी। ऐ खुदा गुल को गुलशन में जगह दी, फूलों को कलियों में जगह दी। उसको जन्नत में जगह देना जिसने 9 महीने मुझे अपने पेट में जगह दी। माँ बाप ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन जो गुरु ने सिखाया वो माँ बाप के पास नहीं पाया। तभी गुरु से नाता जोड़ा, जितना आगे बढ़ते गए गुरु की अहमियत को समझते गए। आज जिस मंदिर में आते हैं गुरु के रूप में भगवान नजर आते हैं। सिर्फ लोग हमें पागल कहते हैं क्योंकि इस मंदिर के भगवान को भी हम गुरु कहते हैं। हमें पढ़ाई एक अच्छी बात इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मेहनत को देखकर हमारे गुरु के चेहरे पे खुशी की बहार आ जाती है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो गुरु की छवि ख्वाब बनकर सामने आ जाती है। डर लगता है अब इस मंदिर को भी छोड़कर जाना होगा, डर लगता है अब इस मंदिर को भी छोड़कर जाना होगा, लेकिन गुरु
हंसकर समझाते हुए सपनों में आ जाते हैं और कहते हैं, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। आपके हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। प्यारे बच्चों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। गुरु की ये बातें सुन के आंखें भर आई, तभी तो मैं गुरु को एक अनोखी जन्नत कह पाई, तभी तो मैं गुरु को एक अनोखी जन्नत कह पाई। मशहूर होना पर मजबूर ना होना, मशहूर होना पर मजबूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल जाए सारी कायनात आपको, मगर इसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना, कभी अपनों से दूर ना होना। आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप ही की तरह कोई देख नहीं सकता, मूक बाधिर जो बच्चे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सरकार भले ही मदद करे या ना करे, लेकिन तुम अपना खुद एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें ये करना है तो करना है। भले ही कुछ भी परेशानी आए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, उनसे हार ना माने और ये ना सोचे कि बस हमसे अब और कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे अपने आसपास गांव में स्कूल को या आसपास जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उनको छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा में इतनी अच्छी सुविधा होते हुए भी यूनिवर्सिटी कॉलेज तो है, लेकिन हमारे लिए सुविधा नहीं है। मैं ये कहती हूँ वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, उनको भी ये बताए कि हम भी तुम्हारी तरह काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जब तक हम उनके साथ पढ़ेंगे नहीं तो वो यही समझेंगे कि इसको तो दिखता नहीं है, ये क्या कर सकती है, ये तो बोल नहीं सकता, ये क्या कर सकता है। अगर वो उनके साथ रहेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके लिए चाहे उनको कोई भी परेशानी हो तो उससे उनको दूर नहीं भागना चाहिए। और जो यूजीसी की गाइडलाइन है उनको फॉलो करके और तब आसपास ही पढ़े, दूर जाकर नहीं। रचना की बहनें हैं और रचना की मदर हैं। तो ये है रचना का संघर्ष। तो आप सभी इस संघर्ष में साथ दीजिए, रचना का भी, और रचना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं उन सब का साथ दीजिए ताकि इनका भविष्य भी उज्जवल हो सके और इनके जो सपने हैं वो भी एक नई उड़ान भर सकें। क्या आप सरकार को बोलना चाहेंगी? सरकार को बस या पढ़े तक इसमें कदे इसमें मिली नहीं मदद, और टीचर ने भी नहीं करी। मतलब ना से भी मदद लेती तो फिर भी टीचर मना कर देते बच्चों को, तुम खुद पढ़ोगे किसको पढ़ाएगा। बस मतलब कोई बच्चा अगर हेल्प करता तो उसको भी टीचर मना कर देते थे। तो ये कैसे शिक्षित टीचर हैं जो मतलब ना खुद हेल्प करते ना किसी को करने देते? तो अगर मान लो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें टीचर को क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक टीचरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। तो दोस्तों ये है रचना की मम्मी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और मतलब बहुत कठिनाइयों के अंदर, मुश्किल घड़ियों के अंदर अपनी बेटियों के साथ एक पहरेदार की तरह खड़ी रही। तो आप बताइए कि किस तरीके से आपको मतलब जब एकदम अचानक से रचना के ऊपर इतनी बड़ी आफत आन पड़ी तो कैसे आपने मतलब उसका सामना किया? बस में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आवे एकदम न्यू हो। लेकिन ये थोड़ी दिक्कत नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो कैसे अचानक आपने, और फिर जब रचना ने पढ़ने का मन बनाया तो फिर आपने कैसे उसका साथ दिया? बस इन टीचर ने दिया, रचना ने कराया, बस मैं तो के साथ दे सकती नहीं। आप जब तक एक माँ का सपोर्ट नहीं होता तो तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। और इतना बड़ा डिसीजन, हर जगह साथ जाना अपने बच्चों के और उसके कदम से कदम मिलाकर उसको लेके आना, स्कूल छोड़ना, वो सारी चीज़ें आपने सब किए। तो इवनिंग से इको कौन जाए, इका पापा ये काम करा, साग सब्जी कर, मैं तो मतलब ये सच कहा है किसी ने, एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। और पूरा देश, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं दुआ करूँगा दोस्तों, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो रचना की प्रॉब्लम्स हैं ये सरकार तक पहुँचें और रचना की और उसके परिवार की हेल्प हो सके। दोस्तों ये है रचना, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो रचना है, और रचना जैसे न जाने कितनी बेटियां हैं
जो इतनी लायक हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, आगे बढ़ सकें। तो इस वीडियो बनाने का जो मेरा रीज़न है वो यही है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे, उन मंत्रियों तक पहुँचे जो रचना को झूठे आश्वासन देकर और पतली गली से निकल गए, ताकि इस तरह कोई किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि रचना की बहुत सी उम्मीदें हैं, इसने छोटी सी आंखों से और इतने बड़े सपने देखे हैं, और वो भी आंखों के ना होते हुए। इसने वो सपने देखे हैं, उच्च अधिकारी बनने का इसका ख्वाब है। इसको पूरा करने में सभी सहयोग दीजिए दोस्तों, और आप सबके सहयोग से ही रचना और रचना जैसी ना जाने कितनी बेटियां फिर से अपने सपनों को उड़ने में अपनी मदद कर सकती हैं। तो आप भी इसकी मदद के लिए सामने आए और आप सभी की मदद कीजिए और सरकार को भी जगाएं। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।